Good morning. Today we are going to discuss a very important branch of our science, and that is climatology. Climatology is a term which is derived from the Greek term klima, which means inclination or slope. It means with the change in the inclination and with the change in the slope, with the change in altitude and with the change in longitude, the climate changes. So climatology is that branch of science in which we analyze about the atmosphere and the pattern of weather. एटमॉस्फेयर को अगर हम देखें तो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ द हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ they provide one very important aspect without which life cannot sustain on this planet earth. जल मंडल हमको मुफ्त में पानी देता है. हाइड्रोस्फीयर is providing free of cost the water we drink. Lithosphere is providing free of cost the soil on which we are cultivating our food grains, and the atmosphere is providing free of cost the oxygen without which we can't sustain on this planet earth. The earth is 4.6 billion years old. लेकिन जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय एटमॉस्फेयर नहीं था, क्योंकि उस समय ये गैसेस अभी इवॉल्व नहीं हुई थी. जैसे जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुए, जैसे जैसे डिफरेंट चेंजेस आते गए, तो उसके बाद से धीरे धीरे एटमॉस्फेयर ये इवॉल्व होता गया. इसीलिए पृथ्वी तो 4.6 बिलियन ईयर्स पुरानी है, लेकिन जो सबसे पुराना जीव आया जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, वो काफ़ी उसके बाद आया, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद आया. और जो उसके हमको जीवाश्म मिलते हैं विंध्याचल की पहाड़ियों में, दे आर नोन एज स्टोमेटोलाइट्स. तो जो सबसे पुराना जीव साइनोबैक्टीरिया था, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उससे जो जीवाश्म बने वो जीवाश्मों को हम लोग स्टोमेटोलाइट्स बोलते हैं. अब ये जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में बहुत सी चीजें पाई जाती हैं. इसी के कारण वेदर पैटर्न चेंजेस होते हैं और इसी के कारण जलवायु भी परिवर्तित होती रहती है. अब अगर हम देखें कि वेदर किसी भी जगह का मौसम जो है वो किन किन बातों से नियंत्रित होता है, तो टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर. प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी एज वेल एज विंड डायरेक्शन, क्लाउडीनेस, कितने बादल छाए हुए हैं, द सनशाइन एंड द precipitation. These are various components of a weather. अब अगर इन सब चीजों में बहुत कम समय में बदलाव हो, पल पल में बदलाव हो, क्षण क्षण में बदलाव हो, शॉर्ट टर्म चेंजेज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन, क्लाउडीनेस, सनशाइन एंड प्रेसिपिटेशन इज नोन एज वेदर. लेकिन इन्हीं सब चीजों में बहुत लंबे समय में अगर बदलाव हो रहा हो तो उसको हम लोग जलवायु बोलते हैं. इसका मतलब क्लाइमेट इज द average of weather. Climate is the average of weather over long period of time. और क्या जरूरत पड़ी है अब इस क्लाइमेट के एनालिसिस की, इस क्लाइमेट के अध्ययन की? ये इसलिए इसकी जरूरत है because we all know that a number of highly developed civilization they flourished on this planet Earth. सिंधु घाटी की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, जो दजला और फरात नदियों के बीच में थी, जिसको इस समय यूफ्रेटस और टिग्रिस बोलते हैं, या मिस्र की सभ्यता हो, ये सारी की सारी विकसित सभ्यताएं आज समाप्त हो गई. कहीं न कहीं ये माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्राकृतिक घटनाएं घटी उनके कारण ये सभ्यताएं समाप्त हुई. तो हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में, कि क्या ये जो वर्तमान समय की सभ्यता है वह जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा तो नहीं है कि उसमें भी कोई बदलाव आ जाएगा. और हम लोग यहाँ तक जानते हैं कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट. किसी भी जगह पे जो जलवायु है, किसी भी जगह पे जो उस जगह का वेदर है, किसी भी जगह का जो प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट है, इसी के कारण हमें लगता है कि उस जगह के लोगों की शारीरिक बनावट भी होती है. तभी तो हम किसी व्यक्ति की हेयर स्टाइल को देख के, उस व्यक्ति की शारीरिक बनावट को देख के हम ये काफी हद तक अनुमान लगा लेते हैं कि ही बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द अर्थ. तो हमें ये लगता है कि क्लाइमेटोलॉजी, वेदर, the environment, all these things are very very important. और इसीलिए बहुत से वैज्ञानिकों ने, बहुत से सोशल साइंटिस्टों ने, जैसे प्रोफेसर एल.पी. विद्यार्थी ने नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स की बात कही है. तो हमें ये लगता है कि वह जलवायु
वह मौसम जो किसी भी जगह की संस्कृति, सभ्यता और उसके विकास को नियंत्रित करता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन. अब अगर हम देखें एटमॉस्फेयर को, देखें कि ये एटमॉस्फेयर कितने तरीके का होता है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या बदलाव होते हैं, एटमॉस्फेयर का संगठन क्या है और एटमॉस्फेयर की लेयरिंग क्या है. तो हम ये बोल सकते हैं, अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि संगठन क्या है वायुमंडल का, तो जो कंपोजिशन है, नाइट्रोजन गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है, ऑर्गन गैस मिलती है. नाइट्रोजन इज 78 oxygen is 20.9, then argon is 0.9, then a number of other gases, but after that carbon dioxide is 0.03, and then ozone is 0.00006. These are the gases. We all know that methane, krypton, neon, xenon, they are also there, hydrogen, helium, but their percentage is very, very low. Again, the dust particles, they are also very low, but they are very, very important, 0.00001. And the water vapors, they are also very important, their percentage is 0 to 4% in the atmosphere. So this is the composition of the atmosphere. It consists of gases as well as solid as well as liquid. The gases are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, ozone, and the solid is dust particle and the liquid is water vapor. So basically atmosphere is the mixture of the gases. The gases, atmosphere is the envelope of gases which surrounds us, under which we all are living. But besides the gases, we are also getting the solid, that is the dust particle, and the liquid, that is the water vapors. These two, the dust particles and the water vapors, they are known as aerosols. They are also known as impurities of the atmosphere because they are not original ingredient of atmosphere, because atmosphere is the mixture of gases. इसलिए जब हम बोलते हैं एरोसोल्स जो कि वायुमंडल की अशुद्धियां हैं, ये डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स होते हैं. नो डाउट देयर परसेंटेज इज वेरी वेरी लो, बट their contribution for the atmosphere, for the weather pattern is very very high. Next chapter में हम डिटेल में एक एक गैसेस और डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स के रोल क्या हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. फिर अगर हम लेयरिंग देखें, क्या स्ट्राटिफिकेशन है इसका वायुमंडल का, तो स्ट्राटिफिकेशन में नंबर 1 इज troposphere, second is stratosphere, third is mesosphere, fourth is ionosphere, and then the last is exosphere. सबकी ऊंचाई फिक्स नहीं है, लेकिन काफी हद तक जो यूनिफॉर्मिटी है वो मैं बता रहा हूं. ट्रोपोस्फीयर 0 to 18 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फीयर 15 भी कहीं कहीं पे आप लिखा पा सकते हैं, कहीं कहीं पे 20 भी पा सकते हैं. देन स्ट्रेटोस्फीयर 18 to 40 किलोमीटर, आप कहीं 20 to 50 भी पा सकते हैं. देन मेसोस्फीयर 40 to 80 किलोमीटर. Then ionosphere 80 to 600 or 500 kilometer, and then exosphere more than 600 kilometer. ये बनावट है. ट्रोपोस्फीयर स्ट्राटिफिकेशन है, लेयरिंग है वायुमंडल की. ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ionosphere, exosphere, these are various layers of the atmosphere. अब ये जो गैसेस हैं और जो लेयरिंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम लोग ये जानते हैं कि अगर वायुमंडल नहीं होता, एंड दिस इज द यूटिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी की सतह पर जीवन नहीं होता.
क्योंकि फिर दिन का तापक्रम 200 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता और रात का तापक्रम -100 एंड -200 हो जाता। इसका मतलब यह है कि यह वायुमंडल थर्मल इंजन की तरह काम कर रहा है, यह एक हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है, विच प्रोवाइड्स द टेम्परेचर इन विच लाइफ कैन सस्टेन। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।